आज पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास की पहला ही चैप्टर सत्ता की साझेदारी एंड 10th क्लास से ये रिलेटेड और पॉलिटिकल साइंस में मतलब राजनीति का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, जिसे बोलते हैं पावर शेयरिंग, है ना। अब इसमें क्या होता है आप लोगों को पता ही है सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है कि सिंपल सा किसी एक के अंदर पावर को बांटना, है ना। मतलब आपको मेरे अकॉर्डिंग मेरे को पावर नहीं देनी है, सारों के अंदर पावर को बांटना है। जैसे कि आपको बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स होते हैं, और टीचर्स में जो पावर होती है वो बांट दी जाती है ताकि प्रिंसिपल अकेला रूल ना कर पाए, है ना। कोई भी पावर को जब बांट दिया जाता है तो उस शासन व्यवस्था में अच्छे से चल सकती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की क्या कहता है भाई, आत्मा भी कहा जाता है ना। लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है इसको। और सिंपल सी बात है, इसमें एक चैप्टर में होगा क्या पूरा, दो एग्जांपल के साथ सत्ता की साझेदारी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। इसके अंतर्गत ये दोनों एग्जांपल्स है ना, बेल्जियम और श्रीलंका। इसके अंतर्गत जो होगा वो आगे जाके देखेंगे। अपने परिवार का देख लिए, है ना, जिसमें लोगों का क्या होता है, हाथ होता है, और वो सरकार को चुनने में जिसे आपको लोकतंत्र कहते हैं, और लोकतंत्र की आत्मा ही सत्ता की साझेदारी है। अब इसके अंतर्गत बेल्जियम के बारे में पहले जानेंगे, बेल्जियम क्या है, और बेल्जियम के एग्जाम्पल के साथ में इस चैप्टर की आगे जाके शुरुआत होती है। अब बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है जिसके पास में जो सीमाएं लगती है फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से लगती है ना। फिर जो ये देश का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होगा। इसमें तीन टाइप में इसमें क्षेत्र होंगे, एक होगा फ्लेमिश, एक होगा बोलोनिया जिसे वेलोन भी बोलते हैं, और जो बीच में होगा वो होगा ब्रुसेल्स, है ना। अब इसमें 1% जो साइड में है वो कौन सा हो जाएगा, जर्मन हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या होती है, पहले तो ये एक यूरोप का छोटा सा देश है और इसमें पड़ोसी देश भी मैंने बता दिया। ये नॉर्मल सा 2 करोड़ से कम आबादी वाला देश है, और इसके अंतर्गत जो एरिया है पहला है फ्लेमिश एंड दूसरा है बोलोनिया। इसमें जातीय संरचना है ना, वो जातीय संरचना जो है वो क्या है, जटिल है, और इसको समझने के लिए ही आगे जाके तुम लोगों को सत्ता की साझेदारी समझ में आएगा। अब पहले जो जातीय संरचना है वो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि फ्लेमिश एरिया में 59% है वो डच बोलने वाले, तो 59% है वो कौन सा है, डच बोलने वाले। और जो नीचे वाला क्षेत्र है जिसे बोलते हैं वेलोनिया या फिर वेलोन, है ना, इसके अंदर जो 40% है वो है फ्रेंच बोलने वाले। फ्रेंच एक भाषा है, और 1% जो ये वाला एरिया इसमें कौन सा है, जर्मन है। क्या है, जर्मन। अब फिर जो राजधानी है ब्रुसेल्स, बीच में जो फ्लेमिश के इलाके में आती है बीच में, है ना, वो राजधानी में जो ब्रुसेल्स है इसका नाम, है ना। इसमें 80% है जो फ्रेंच बोलते हैं, 20% जो है वो डच बोलते हैं। इसमें एक ही दिक्कत है कि जो जातीय संरचना है वो इतने सारे जातीय भाषा का प्रयोग होता है, और इस राजधानी में क्या होता है, सिंपल से आपको एक बात का पता चल होगा कि जो ऊपर वाले भाग में है वो यहाँ पे जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, जो डच बोलता है। बट उसके क्षेत्र में जो आ रही है राजधानी, है ना, जो जिसका नाम ब्रुसेल्स है, उसमें 80% फ्रेंच क्यों है, डच क्यों नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आगे जाके मसला खड़ा होगा। इनके जो जातीय जो संरचना है इसके आधार पे क्या होगा, समूहों के बीच में टकराव हो सकता है, और इस देश के टुकड़े भी हो सकते हैं आगे जाकर, है ना। किसी देश को अच्छे से चलाना है तो उसमें सत्ता की साझेदारी आवश्यक है ना। अब सिंपल सी बात है, दूसरा है वेलोन क्षेत्र, इसमें 40% लोग फ्रेंच है ना। और जो इनका पूरे देश में इसमें क्या होता है, होना तो डच लोगों का चाहिए प्रभुत्व, बट है किसका, फ्रेंच लोगों का। और राजधानी में भी प्रभुत्व 80% है फ्रेंच लोगों का, 20% है डच लोगों का। जो 1% है वो जर्मन है, उनका अभी तक कोई है नहीं। तो आगे जाके और भी हम इसी के साथ जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल वो है श्रीलंका का। आगे जाके हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखेंगे, और इन अभी को इसको पोज मारते हैं, फिर बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल का जातीय संरचना देखने के बाद, है ना, उसके बाद अपन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या कंडीशन होती है, और बेल्जियम की जो समझदारी है वो आगे जाके पढ़ेंगे, और जो श्रीलंका में जातीय संरचना किस प्रकार से होती है, और वहां पे कौन कौन से समुदाय होते हैं, और वहां पे क्या होगा, है ना, जो अगले अभी जो रिसेंटली देखा था वो अपने बेल्जियम का एग्जांपल देखा था, है ना। और बेल्जियम के एग्जांपल के साथ हम उनकी जातीय संरचना को देखने की कोशिश की थी, है ना। जो अब दूसरा एग्जांपल है वो श्रीलंका का है ना। श्रीलंका का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, और ये भारत का जस्ट आपको भारत के दक्षिण की साइड में तमिलनाडु के जस्ट नीचे मिल जाएगा, करीब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, और इसकी आबादी करीब करीब 2 करोड़ से हो जाएगी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा के लगभग बराबर है, अपना जो स्टेट है हरियाणा, है ना। अब जो क्षेत्र है इससे तमिलनाडु के जस्ट नीचे हो जाता। और अब बात करते हैं सबसे जो प्रमुख सामाजिक समूह, अभी इनकी जो जातीय संरचना देखेंगे, जैसे जैसे अपने बेल्जियम में देखा था, है ना, उसमें बेल्जियम में 2 इलाके थे, ऊपर वाला भाग था फ्लेमिश और नीचे वाला भाग था बोलोनिया, 1% जर्मन, और राजधानी में 80% फ्रेंच थे और 20% डच। जो ऊपर वाले भाग में 59%
30% जो डच थे और नीचे वाले जो भाग में 40% फ्रेंच थे, है ना। अब सेम जो जातीय संरचना इसको भी समझेंगे, फिर इन दोनों का जो कंक्लूजन निकलेगा वो आगे जाके देखेंगे, है ना। पहले इसमें क्या होता है जातीय संरचना सर, पहले उसमें जो हुआ था वो भी जातीय संरचना इसमें भी देखने वाले हैं। इसमें सर जो प्रमुख सामाजिक समूह क्या था, उधर कौन सा था, उधर बेल्जियम में सामाजिक समूह 59% डच बोलने वाले थे, है ना, फ्लेमिश इलाके में। अब इधर कौन सा है, तो इधर है सीएन। कौन सा है सर, सीएन है, वो कितने प्रतिशत है, 74%, लगभग 74% आपको सामाजिक समूह जो सर्वाधिक संख्या में है। फिर बात करते हैं यहाँ पे आगे जाके क्या होता है सर, 74% हो गए आप लोग सीएनई। तो तमिलों का वो कितना प्रतिशत होता है, तमिल यहाँ पे होता है 80%। दो सामाजिक प्रमुख समूह है, वो एक पहला है सीएनई जो 74% है और जो दूसरा है वो तमिल है। तमिल कितना है, 80%। अब इसमें भी सर तमिल के अंदर एक आता है श्रीलंकाई तमिल और एक आता है भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल कितना है सर, तो श्रीलंकाई तमिल है 13% और भारतीय तमिल है केवल 5%। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल है, ये भी याद रखना है आपको। 18% में श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल दोनों मिक्स में थे। श्रीलंकाई तमिल थोड़े से ज्यादा है और भारतीय तमिल कितने हैं, थोड़े से कम है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग थे। और जो सीएनई लोग थे इनका धर्म क्या था सर, तो इनका धर्म सीएनईओ का था बौद्ध धर्म। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया भी है और अभी आ भी सकता है वापस, है ना, बोर्ड के अंदर। फिर बात करते हैं जो शेष 7% बचा है वो क्या है, ईसाई है, जिसमें सीएनईओ और तमिल दोनों ही शामिल है ना, ईसाई धर्म के लोग। ठीक है, ये सारा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आपको यहाँ तो पता चल रहा है श्रीलंका में जो क्या दिख रहा है, बहुसंख्यवाद। बहुसंख्यवाद का अर्थ होता है एक समुदाय का प्रभुत्व, जैसे कि सीएनई का प्रभुत्व यहाँ पे ज्यादा है, वो कितना है 74%। यहाँ पे क्या होता है, श्रीलंका करीब करीब जो स्वतंत्र राष्ट्र बनता है उभरता है वो कब होता है 1948 में। और ये अपने जो राजभाषा है आगे जाके बहुसंख्यवाद से क्या होता है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है इनकी जो बॉन्डिंग है वो बिगड़ती जाती है इन दोनों समुदायों के बीच में, तमिल और सीएनई के बीच में। कैसे बिगड़ती है, बहुसंख्यवाद का अर्थ होता है जिसका प्रभुत्व ज्यादा है, जैसे सीएनई को यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होता है इनकी जो राजभाषा है ना, इन्होंने आगे जाके अब बहुसंख्यवाद का लाभ तो हो गई, सिंपल सी बात है, जिसमें ज्यादा लोग हैं तो उसमें सरकार भी उसी की बनेगी। तो श्रीलंका में सरकार किसकी बनेगी, तो सीएनई की बनेगी। किसकी बनेगी, सीएनई की। वोट इनके ज्यादा होंगे और सरकार आगे जाके बन भी जाती है। और आगे जाके सरकार बन जाती है तो सरकार क्या करती है, सीएनई को 1956 में, सीएनई को 1956 में क्या करती है, राजभाषा घोषित कर देते हैं। तो भाई तमिल गुस्सा ही होंगे, सिंपल सी बात है। उनकी जो राजभाषा है वो क्या कर दी, सीएनई कर दी। और उन्होंने जो सरकार बनाई वो भी किसकी, सीएनई के। तमिल कह रहे हम इस देश में रह क्यों रहे हैं, सिंपल सी बात है ना, तो रह क्यों रहे, इनकी यही कंडीशन थी। और तो अब इनके माइंड में ये चल रहा है कि हमारा देश के अंदर हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इन समुदायों के बीच में टकराव का अंदेशा होगा, सिंपल सी बात है, होगा नहीं होगा, होगा, है ना। अब सिंपल सी बात, जो आगे जाके इनके बीच में टकराव का अंदेशा होगा, आगे जाके जो स्थिति पैदा होती है वो थोड़ी सी अभी देखने वाला है। ठीक, अभी जो देखा था रिसेंटली अपने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल, है ना। अभी जो आगे देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, अपने बहुसंख्यवाद भी देखा जाते जाते, है ना। बहुसंख्यवाद क्या है, 1948 में क्या होती है, स्वतंत्र होता है श्रीलंका। और उसके बाद क्या होती है, इन्होंने सीएनई ने अपनी सरकार बना लेते हैं और अपनी सरकार बनाई। आपको पता है इनमें ज्यादा लोग थे, है ना, 74% सीएनई थे, तो इनका प्रभुत्व होगा, सिंपल सी बात है। देश में किसकी चलेगी, तो भाई सीएनई की चलेगी, है ना। उससे आगे क्या होता है भाई, विश्वविद्यालय हो गया, है ना, और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। किनको मिलेगी भाई, सिंपल सी बात है, सीएनई को मिलेगी। अब सीएनई को इन सारी चीजें मिल रही है, सरकार उनकी है ना। सीएनई को प्राथमिकता सरकारी नौकरियों, विश्वविद्यालयों, हर जगह पे क्या हो गया, प्राथमिकता मिल रही है। अब क्या हो गया, सीएनई इतनी पावरफुल हो चुके थे तो भाई तमिलों को क्या लगने लगा, हम तो इस देश में ऐसे ही रह रहे हैं, हमें तो बस अलग से एक तरीके से हटा दिया है, हम तो इस देश में निवासी नहीं है, वो ऐसा फील करने लगे थे। अब जो तमिलों की मांग क्या थी, सिंपल सी बात होगी, मांग क्या क्या होगी आपको ही पता है ना। श्रीलंकाई तमिल अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने को बोलते हैं, है ना। श्रीलंकाई तमिल क्या करती है, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने को बोलते हैं अलग से, जैसे जैसे उनकी पार्टियां थी। तो फिर और मांग क्या करते हैं, तमिल को भी राजभाषा घोषित करी जाए। जैसे जैसे सीएनई को राजभाषा बनाया था 1956 में, वैसे वैसे तमिलों को भी राजभाषा घोषित की जाए। अब जो श्रीलंकाई जो क्षेत्रीय स्वायत्ता है वो दी जाए इनको। जो क्षेत्र जैसे सीएनई को बड़ा क्षेत्र मिल चुका है तो इनको भी एक खुद का क्षेत्र दिया जाए। और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिए जाए। जैसे जैसे उनमें विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही थी, वैसे वैसे इनमें शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग करने लगे। अब सिंपल सी बात है, वो भी निवासी है और ये भी निवासी है, सीएनई भी निवासी और तमिल भी निवासी है। दोनों की मांगे
समान होनी जरूरी है, तभी देश अच्छे से चल पाएगा। तो भाई तमिलों की ये मांग बढ़ती गई और इससे आगे आपको पता है ये मांगे अस्वीकार कर दी जाती है। और फिर आगे जाके 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में इन्होंने क्या मांग करी, तो इन्होंने मांग करी कि श्रीलंका एक स्वतंत्र तमिल इलम की पार्टी बनाई जाए, राजनीतिक पार्टी, और हमें क्या करें उत्तरी पूर्वी साइड में अलग से एक छोटा सा देश दे दे ताकि हम लोग खुद ही कंट्रोल कर पाए। 1900 दशक तक आते आते उत्तरी से पूर्वी श्रीलंका स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग करता है, बट ये भी अस्वीकार कर देता है। अब धीरे धीरे जो इतनी सारी मांगे रखी गई है तमिलों ने, वो क्या कर दी जाती है, अस्वीकार कर दी जाती है, ठीक है। और तो फिर आगे जाके इससे क्या होता है, तनाव की स्थिति पैदा होती है और आगे जाके क्या होती है, गृह युद्ध होता है। और 1980 में आते आते गृह युद्ध की स्थिति होती है और 2009 में करीब करीब पूर्णतः क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जो कहने को तो 1948 में हो गया था, है ना, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, बट आगे जाके क्या होता है, पूर्णतः 2009 में अभी रिसेंटली हुआ है। देख लो इसमें जो गृह युद्ध हुआ था वो एक सत्ता की साझेदारी की वजह से ही हुआ था। अब आप याद करो पाठ का नाम क्या है, सत्ता की साझेदारी। मतलब सत्ता की साझेदारी का अर्थ है किसी सरकार को अच्छे से जो सामुदायिक है, जो भी लोग हैं अलग अलग जाति धर्म के, उनको भी वैल्यू मिलनी चाहिए उस देश में। यदि वैल्यू नहीं मिलेगी तो देश में क्या हालत होगी, अपने श्रीलंका में देखा क्या हालत होगी, है ना। अब जो आगे हालत होगी, अपन अब एक स्टार्ट में बेल्जियम का भी एग्जांपल देखा था, अब देखेंगे उसको वापस। अपन इस बेल्जियम किया था, अभी श्रीलंका को देखा, बहुसंख्यवाद देखा, तमिलों की मांग को देखा। अब जो कंक्लूजन निकल रहा है कि बेल्जियम ने क्या किया था सर, बेल्जियम में क्या हुआ था, अपने श्रीलंका में तो देख लिया सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हो गया ना, बट जो बेल्जियम में वो क्या होता है आगे जाके, है ना। तो बेल्जियम की जो समझदारी होगी वो आपको देखेंगे, है ना। किताब के अंदर भी जो मेन हेडिंग आपको मिल जाएगी बेल्जियम की समझदारी, वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्रिएटिव क्लासेस का ये फर्स्ट वीडियो मेरा, और ये सामाजिक का वीडियो, और 10th में ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें।